Another writer, H.G. Wells. H.G. Wells, very famous writer, in 1894 referred to the interviewing ordeal. H.G. Wells भी इन अन्य राइटर की तरह 1894 में अपने एक इंटरव्यू का बड़ा खतरनाक अनुभव बताते हैं. ऑर्डियल मतलब दर्दनाक हादसा, किसी बहुत बुरे दौर से गुजरने वाला हादसा. सो ही स्पीक्स अबाउट द ऑर्डियल, इंटरव्यूइंग ऑर्डियल. इंटरव्यू के दौरान जो घटनाक्रम हो रहा था उसके बारे में H.G. वेल्स 1894 में बताते हैं. बट वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई. लेकिन यद्यपि वो कहते हैं कि ये बड़ा खतरनाक ऑर्डियल था, इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, वे स्वयं कहते हैं ही वॉज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई. वो स्वयं बहुत बार इंटरव्यू देते थे. एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग. और 40 साल बाद वे अपने स्वयं को किसी बहुत बड़े व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हुए पाते हैं. अर्थात किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेते हैं. वही व्यक्ति जो किसी समय इंटरव्यू के बारे में क्या कहता है कि इंटरव्यूइंग ऑर्डियल, ऑर्डियल मतलब दर्दनाक खतरनाक हादसा, दौर, ऑर्डियल मतलब दौर, बुरा दौर. उस इंटरव्यू के बारे में एक तरफ ये ओपिनियन, वहीं दूसरी ओर उन्होंने स्वयं में कई इंटरव्यू दिए हैं. और तो और ही हैज़ टेकन इंटरव्यू ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज, one of the best known personality in the world history. And who was that great personality? Joseph Stalin, the founder of modern Russia. यद्यपि लेनिन को श्रेय जाता है आधुनिक रशिया की स्थापना का, लेकिन रशिया को आधुनिक दिशा में ले जाने का श्रेय जोसेफ स्टालिन को जाता है, जो लेनिन के बाद रूस के सोवियत संघ के मुखिया बनते हैं और द्वितीय विश्व के काल में बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी जर्मनी आदि को पराजित करने में. जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया रुडयार्ड किपलिंग ने. इमेजिन, वह व्यक्ति जो स्वयं इंटरव्यू को कहते हैं हॉरर ऑफ एन ऑर्डियल, एन इंटरव्यू ऑर्डियल. अनदर राइटर, सॉल बेलो. सॉल बेलो, ही वॉज ए प्ले राइट. और प्ले राइट का मतलब क्या होता है? जो प्ले लिखे. और राइट की स्पेलिंग देखिए, WRIGHT. RIGHT नहीं है, WRIGHT. प्ले राइट मतलब नाटककार. At the bottom of your book, this is given a description about Saul Bellow, a playwright as well as a novelist, एक उपन्यासकार और एक नाटककार. Bellow's works were influenced widely by World War II. सॉल बेलो ने जो लिखा है उस पर द्वितीय विश्व युद्ध का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है. इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव. द्वितीय विश्व युद्ध के दर्दनाक हादसों का, द्वितीय विश्व युद्ध में हुए जो अत्याचार का, हिंसा का, नरसंहार का, पराजय का, युद्ध का, इस सब का उनकी लेखनी में, चाहे वो उपन्यास हो या नाटक हो, उसमें दिखाई देता है. Among his most famous characters are Ogill, March and Moses. Saul Bellow finished short stories translated by Yiddish. He won the Nobel Prize for Literature in 1976. V.S. Naipaul won it in 2001 for in the same field, literature. साहित्य के लिए पुरस्कार V.S. नैपाल को मिला था. उसी प्रकार साहित्य के लिए पुरस्कार 1976 में सॉल बेलो को मिल गया. उनकी राइटिंग्स जो हैं उसमें वर्ल्ड वॉर के बारे में ज़्यादा वर्ल्ड वॉर का प्रभाव दिखाई देता है. ये सॉल बेलो जो हैं, who has given interview for many times, consented मतलब एग्री होना,
who has consented to be interviewed many times, nevertheless described interview as being like thumbprints on the windpipe. उसने बहुत से इंटरव्यू दिए, nevertheless मतलब फिर भी, उसके बावजूद भी उसका कहना है कि इंटरव्यूज जो होते हैं वो मानो थंब प्रिंट ऑन हिज विंड पाइप, सांस लेने की नली जो होती है वहाँ पर मानो किसी ने उंगली डाल दी हो, ऐसा लगता है। अर्थात कैसा लगता है? चोक होता हुआ, सांस लेने में तकलीफ होती हुई। तो इंटरव्यू बड़ा खतरनाक लगता है। कुल मिला के निष्कर्ष ये, V.S. Naipaul criticized interview in his own way. Thereafter, other writers also, whether it is Louis Carroll, criticized interview in his own way. Thereafter, V.S. Naipaul, the other writer also criticized in his own way, the one who wrote Jungle Book. Similarly, now here we come to another writer, Saul Bellow. He also condemned interview. And he said कि मैंने इंटरव्यू तो दिए हैं बहुत बार, बट जब इंटरव्यू देता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो किसी ने मेरे गले के पाइप में, विंड पाइप में, जहां से सांस लेते हैं, उंगली डाल दी हो। सफोकेशन लगता है। Yet despite drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. ये नई दूसरी बात अब शुरू होती है। ड्रॉबैक्स माने कमजोरियां, ड्रॉबैक्स यानी खामियां, ड्रॉबैक्स यानी कमजोरियां, खामियां। यट डिस्पाइट मतलब के बावजूद, खामियों के बावजूद, डिस्पाइट ड्रॉबैक्स, डिस्पाइट मतलब इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, कमियों के बावजूद भी इंटरव्यू जो है, इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद का एक बहुत शानदार तरीका है। इंटरव्यू की खामियां हमने सुनी, लेखकों ने, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने क्या क्या कहा है, चाहे वो नेपॉल हो, चाहे लुई कैरोल हो, चाहे रुडयार्ड किपलिंग हो या सॉल बेलो हो, इन सब ने इसकी आलोचना की है। लेकिन यट डिस्पाइट इट्स ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स मीन्स खामियां, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, इट इज ए सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संवाद। दीज डेज more than at any other time, our most vivid impression of our corporate comes through interviews. इससे पहले मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं और इसके पॉजिटिव साइड की बात करूं, let me tell you a little more about some of these writers, some of these names which have come in this article so far. आगे बढ़ने के पहले थोड़ा संक्षिप्त में उन 2-3 लेखकों के बारे में और बता दूं जो जिनका नाम यहाँ आया है। फॉर एग्जाम्पल, रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग अपने को सिपाहियों का कवि मानता था। ही वॉज नोन एज द पोएट ऑफ द कॉमन सोल्जर, सामान्य सिपाहियों का कवि मानता था। किपलिंग की सबसे फेमस बुक का मैंने नाम लिया जंगल बुक। आप इसका नाम सुने होंगे। मोगली की कहानियाँ जो टीवी में सीरियल था वो इसी पे आधारित था, समझिए। और जो जंगल बुक है, जंगल बुक में एक कैरेक्टर है किम्बल ओहारा, और किम्बल ओहारा ने हिमालय में क्या एडवेंचर किया, क्या उसने रोमांचक यात्राएं की वहाँ पर, वो उसका जो वर्णन उसमें दिया हुआ है किम्बल ओहारा नाम के कैरेक्टर का जंगल बुक में, उसने पूरी दुनिया में, इस किताब ने, इस जंगल बुक ने बच्चों के बीच में एक अपना खास स्थान बनाया है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ चिल्ड्रंस क्लासिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड द कैरेक्टर, द बॉय हु इज़ देयर इन दैट बुक इज़ किम्बल ओहारा। जैसे मोगली जो है वो हिंदी में है, ऐसे अंग्रेजी में किम्बल ओहारा कैरेक्टर का नाम है,
और किताब का नाम है जंगल बुक, रुडयार्ड किपलिंग। अनदर राइटर जिसके बारे में हमने पढ़ा वो हैं बेसिकली साइंस की किताबों के लिए और वो हैं एन इंग्लिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, sociologist and historian. He is famous for the work of scientific fiction. H.G. Wells इनका नाम। H.G. Wells की जो सबसे प्रसिद्ध किताब है उसका नाम है द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन एंड द वॉर ऑफ वर्ल्ड्स। द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, ये वैज्ञानिक स्तर पर लिखी गई किताब है। विज्ञान नहीं है लेकिन वैज्ञानिक बैकग्राउंड को लेकर ये किताब लिखी गई है। एंड सो H.G. Wells becomes extremely famous all over the world for being historian, for being novelist, a journalist and what not. Stalin, I told you, great Russian revolutionary, and later on he became the leader of Soviet tongue, USSR. What are the, basically, if you understand the positive sides of the interview and few other questions, which are there given in your book in a box. Now we will answer some of those questions. Till now we have understood what some writers had to say negative things about interview. Now let's see that interviews are not that bad. Rather, interviews have become the most vivid expression of our contemporaries. Contemporaries मतलब समकालीन, समकालीन जो हमारे आसपास, जो हमारे काल में रहे हों। तो यदि कंटेम्पररीज के बारे में हमको जानना है तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है विकिपीडिया की लाइनें नहीं, गूगल करने से जो उत्तर आते हैं वो नहीं, न्यूज़पेपर समाचार पत्र में जो उन पर लेख आते हैं वो नहीं। सबसे महत्वपूर्ण तरीका अपने समकालीन लोगों को जानने का है उनके द्वारा दिया गया इंटरव्यू। The best method of understanding people today is interviews. No matter how bad it might sound to some celebrities, ये बात दूसरी है कि कुछ सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू पसंद नहीं आते, अधिकतर को नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या इंटरव्यू लेने वाला क्या सवाल पूछ देगा, और चूंकि वो सब लाइव रहता है और डर ये रहता है कि झूठ बोल नहीं सकते। Dennis Bryan has written, a famous another writer, that almost everything of the moment reaches us through one man asking questions of another. डेनिस ब्रायन का कहना है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से सवाल पूछने पर प्रैक्टिकली हर चीज हमें उस आदमी के बारे में मालूम हो जाती है। Almost everything of the moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. Unprecedented मतलब unprecedented, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, जो जैसा पहले कभी ना हुआ हो। अनप्रेसिडेंटेड पावर। डेनिस ब्रायन कहते हैं कि इंटरव्यूअर अपनी इस कला के कारण, हर चीज निकालने की क्षमता रखने के कारण, उसकी जो पोजीशन होती है इंटरव्यूअर की बड़ी ताकतवर होती है, बहुत प्रभावशील पोजीशन पे रहता है। वो इंटरव्यू के माध्यम से वो बड़े बड़े लोगों से उगलवा लेता है। He manages to take out all truth from big people, no matter how big shot they may be. And so an interviewer enjoys an unprecedented, अतुलनीय, कल्पना नहीं की जा सकती इतना पावर रहता है इंटरव्यू लेने वाले में,
और इतना प्रभाव रहता है लेने वाले में। क्योंकि प्रभाव किसका रहता है? जब वो इंटरव्यू लेता है, सवाल जवाब करता है, उसके जवाब को जब दुनिया पढ़ती है तो पढ़ते समय वो जानती है इंटरव्यूअर कितना पावरफुल रहा होगा, जिसने ऐसे ऐसे सवाल लेने की हिम्मत रखी अमिताभ बच्चन से, नरेंद्र मोदी जी से, सचिन तेंदुलकर से, और भी दुनिया के बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछने के लिए भी हिम्मत चाहिए। और फिर सवाल पूछता है और विवश करता है सामने वाले को कि वो जवाब दे। ये तो साबित करता है दैट इंटरव्यूअर इज रियली सिटिंग ऑन ए ड्राइवर्स सीट, ही इज मच मोर पावरफुल। सो with this now we come to an end of part 1 of this chapter. In this part 1 we have understood a brief history of how and when interview started, how people see interview. Some people like it, reasons. Some people dislike it, reasons. We also learned that different interviews have different objectives, different methods, and also it has a different impact, different consequences, different results. But it's a beautiful history written in a small way. At the same time, in this part 1, we learned about the opinions of few famous people, all related to literature, their opinion on interview. We also learned about these 5-6 famous people. Something about these people we must know, because they have been great writers, Nobel Prize winners. And with that, part 1 comes to an end. Questions will follow in this later on. I have done few of the difficult words also, used some sentences also, try to understand them. Now we go to part 2. Part 2 is about an interview, an actual interview. It has nothing to do with the anthology of interviews as such. It is an interview. And interview of a person called Umberto Eco. And it is there in your box, shape in your book. The reason being that it is an interview. I am a professor who writes novels on Sundays, says Umberto Eco. Umberto Eco is giving the interview. Right in the beginning, a line by him is mentioned. And what is that line? I am a professor who writes novels on Sundays. इतवार को नॉवेल लिखता हूं मैं ऐसा प्रोफेसर हूं। इसका मीनिंग क्या है? That we'll try to understand later. How lightly he manages to write novels. The following is an extract from an interview of Umberto Eco. आगे मैंने बताया आपको फॉलोइंग मतलब आने वाला, नीचे। द फॉलोइंग आर्टिकल मतलब अब जो मेरे बाद जो आर्टिकल आ रहा है। द फॉलोइंग स्पीकर मतलब मेरे बाद आने वाला स्पीकर। द फॉलोइंग ट्रेन मतलब मेरे बाद आने वाली ट्रेन। तो बाद वाला फॉलोइंग, फॉलो टू फॉलो मतलब पीछे पीछे आना। सो द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मीन्स व्हाट? एक्सर्प्ट। शुरू में आपने पढ़ा एक्सर्प्ट, किसी लेख का एक टुकड़ा, एक हिस्सा जो निकाला गया हो, जो अलग किया गया हो। सो एक्सट्रैक्ट एंड एक्सर्प्ट हैव द सेम मीनिंग। The following is an extract from an interview of Umberto Eco. The interviewer is an Indian, Mr. Mukund Padmanabhan. Remember, the interviewer is Mr. Mukund Padmanabhan and the interviewee is Umberto Eco. This gentleman Indian who is taking interview, Mr. Padmanabhan, was working with a newspaper named The Hindu.
one of the best known daily newspaper of India, published from South, The Hindu, one of the oldest and one of the most respectable, one of the most respected newspaper that India has even today is The Hindu. So Mukund Padmanabhan, the interviewer, is working with The Hindu, while Umberto Eco, जिनका इंटरव्यू लिया जाएगा, he is a professor at University of Bologna. See the spelling and the pronunciation. उच्चारण है Bologna, G silent है. And Bologna is in Italy. He has already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas. Formidable, मतलब बहुत मजबूत, बहुत विशाल स्तर पर, बहुत ज़्यादा. फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, टू एक्वायर मतलब प्राप्त होना, पाना. मिस्टर इको हैज ऑलरेडी एक्वायर्ड, उन्होंने ऑलरेडी बहुत प्रसिद्धि पाली है. फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि पाली है एज ए स्कॉलर. स्कॉलर माने विद्वान. किस चीज के स्कॉलर? फॉर हिज आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स. Semiotics is a new subject. It means the study of science. Science मतलब SIGN, चिन्ह, चिन्हों का अध्ययन. This is a new subject for you all. In India, probably we may not have this particular subject at all. It is not science, SIENC. Science नहीं है, ये science है. चिन्ह, sign language, चिन्हों से बात करना. तो चिन्हों का भी अपना विज्ञान होता है जिसका अध्ययन इन्होंने किया है. आइडिया ऑन, एंड द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सेमियोटिक्स, स्टडी ऑफ साइन. ही इज ऑल्सो फेमस फॉर लिटररी इंटरप्रिटेशन, साहित्यिक व्याख्या. साहित्य संबंधी व्याख्या के लिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं. टू इंटरप्रेट मतलब व्याख्या करना, समझना. साहित्य की जो पंक्तियां लिखी गई हैं उसके गहराई पे जाकर उनके असली मीनिंग पर जाने की कोशिश करना, ये काम मिस्टर अम्बर्टो करते थे और उसके लिए बहुत प्रसिद्धि भी पाई. कि कोई सी पंक्ति क्यों लिखी गई है, इसके पीछे क्या तथ्य है. Literary interpretation, and also he is famous for medieval aesthetic before he turned into something else. और वो इसलिए भी प्रसिद्ध हैं कि वो मध्यकालीन एस्थेटिक्स, सुंदरता, मध्यकाल के सुंदरता की जो कला है उसका इन्होंने गहन अध्ययन किया है. एस्थेटिक्स मतलब सुंदरता. मेडिवल मीन्स मध्यकाल. मॉडर्न मतलब आधुनिक काल. एंशियंट मतलब प्राचीन काल. मेडिवल हिस्ट्री मतलब मध्यकाल का भारत. तो ही इज ऑलरेडी फेमस, फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पा चुके हैं पहले से ही. इंटरव्यू के देने के समय तक वे वैसे ही बहुत प्रसिद्ध हो गए थे इन 3 कारणों से. फॉर द स्टडी ऑफ साइंस, सेमियोटिक्स, फॉर लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड फॉर मेडिवल एस्थेटिक्स. और उसके बाद और उनकी प्रसिद्धि बढ़ी when he turned to writing fiction. fiction माने उपन्यास, नॉवेल्स. इसके बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ गई जब वो नॉवेल लिखने लगे. अर्थात नॉवेल लिखने का काम उन्होंने बाद में किया, उससे पहले ही वो प्रसिद्ध हो चुके थे. और नॉवेल के बारे में उन्होंने क्या कहा है? आई एम ए प्रोफेसर हु राइट नॉवेल ऑन संडेज. मैं जब फुर्सत रहती है तब मैं नॉवेल लिखता हूँ, बाकी समय अपना काम करता हूँ. संडे इज हॉलीडे, छुट्टियों के दिन मैं अपना उपन्यास लिख देता हूँ. मतलब बड़ा हल्का काम वो मानते हैं नॉवेल लिखना. आप समझ सकते हैं, दिस मैन मस्ट बी ग्रेट पर्सनालिटी, मास्टर इन डिफरेंट फील्ड. चिन्हों का विज्ञान, उस पर मास्टर हैं.
उसके अलावा लिटरेरी इंटरप्रिटेशन के मास्टर हैं। उसके बाद फिर मेडिवल एस्थेटिक्स पर उनका गहन पकड़ है और बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे, फॉर्मिडेबल रेपुटेशन। और उसके बाद वो नॉवेल लिखना शुरू करते हैं और फिर उससे उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लग जाता है। He turned into writing fiction, literary fiction, academic text, essays, children's books, newspaper article. So many things he writes. मतलब लिखने में भी वो केवल उपन्यास नहीं लिख रहे थे, बच्चों के लिए भी लिख रहे थे, समाचार पत्रों के लिए भी लिख रहे थे, निबंध लिख रहे थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख रहे थे। ये सबके लिए अलग अलग तरीके से लिखना होता है। यू हैव टू राइट इन अ डिफरेंट वे फॉर दीज डिफरेंट थिंग्स एंड ही वॉज एक्सेलेंट इन राइटिंग दम। So what I mean is, he became already very famous before he started writing. As a writer, he became much more famous. And as a writer, he wrote for many things. Very wide-ranging. His written output is staggeringly large and wide-ranging. Written output तो आप जानते हैं, जो मिलता है कंप्यूटर में, हमने कुछ लिखा वो इनपुट होता है और उसके बाद स्क्रीन पे जो दिखाई देता है वो आउटपुट होता है। हमारे लिखने से जो दिखाई दिया वो आउटपुट, हमारे प्रयास से जो परिणाम होता है वो आउटपुट। तो उनका जो साहित्य में जो आउटपुट है, लिखने में जो आउटपुट है, वो भी बड़ा विशाल है। स्टैगरिंगली लार्ज। स्टैगरिंगली लार्ज मतलब अत्यधिक विशाल, अत्यधिक विशाल है और वाइड रेंजिंग है। विभिन्न पहलुओं पर उन्होंने लिखा है, विभिन्न चीज़ों पर लिखा है। उपन्यास भी लिखे हैं, आर्टिकल भी लिखे हैं, बच्चों के लिए भी लिखा है, निबंध भी लिखा है और न जाने क्या क्या लिखा है। लोग 2 नॉवेल लिखकर रुक जाते हैं, एक नॉवेल लिखना दूभर होता है। यहाँ हियर इज अम्बार्टो, मिस्टर अम्बार्टो राइटिंग एंड नॉट राइटिंग फॉर वन थिंग, not writing in one style. He is equally good at writing in different styles. Wide-ranging and staggeringly large. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom. 1980 में बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक, स्टारडम मतलब सुपर स्टारडम, बहुत ज़्यादा महानता, बहुत ही ज़्यादा महानता को कहते हैं सुपर स्टारडम। स्टारडम स्वयं में बहुत बड़ा है। यदि हम बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, दे हैव रीच्ड द स्टारडम। अमिताभ बच्चन probably has reached the level of superstardom, इन लोगों से और ऊपर है। So Umberto became famous, so much famous for writing that he acquired superstardom. पहले ही इतने फेमस थे, अब लिखने में तो superstardom आ गया। In 1980 when he wrote a book called The Name of the Roses, The Name of the Roses, ये पुस्तक का नाम है। जब वो किताब इन्होंने लिखी और पब्लिश हुई तो बाज़ार में उसकी 10 मिलियन कॉपीज़ बिकी। 10 मिलियन, कैन यू अंडरस्टैंड सच ए बिग नंबर? और वो भी उस व्यक्ति का जो विभिन्न फील्ड में लिखता था। सो दिस इज फेमस अबाउट उनो उम्बर्टो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मैन थ्रू एन इंटरव्यू. He will be interviewed by somebody and let us see what he replies to those questions asked by Mr. Mukund. Imagine a person like Mr. Umberto, one of the greatest personalities. उनका इंटरव्यू लेने वाले के बारे में भी सोचिए. When you are going to take interview of someone very big, you also have to prepare yourself properly. You have to prepare your questions properly.
एक बहुत बड़ा काम हो जाता है. You can understand कि Mr. Mukund Padmanabhan must have done good groundwork before he started interview with Mr. Umberto.